दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। अक्सर पुलिस पर ये सवाल उठते रहते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, बहुत सारे अपराधियों को बचा रही है और तरह तरह के आरोप पुलिस पर लगते रहते हैं। लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं कि बिना एफआईआर के और बिना किसी दबाव के और छोटी से छोटी चीज़ों को क्राइम सीन पर देखते हैं और कड़ी से कड़ी जोड़कर किस तरीके से अपराधी तक पहुँचते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं। अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। आज की कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जिसके काम को सल्यूट और ऐसे पुलिस ऑफिसर को की देश को बहुत ज़रूरत है। एक बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और फिर जिसकी हत्या हुई है उसका पता लगाया और जिसने हत्या करी है और किस तरीके से उसका पता लगाया। तो कहानी है देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में एक पहाड़गंज इलाका है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिल्कुल मिला हुआ, और वहाँ पर बहुत सारे होटल हैं। और जब आप कभी वहाँ पर रात को जाओगे या वहाँ से निकलेंगे तो जो उसके साइन बोर्ड है और जो वहाँ का रास्ता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी विदेश में हो, क्योंकि इतनी चमक चकाचौंध, हैवी लाइट, एकदम रौनक, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। तो वहाँ पर बहुत सारे होटल हैं और जो होटल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, वेटर हैं, मैनेजर हैं, वो सारे लोग बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज जानते हैं कि किसी भी देश से अगर वहाँ पर आकर मेहमान रुकता है तो वो उसकी भाषा से, लैंग्वेज से उसकी हेल्प कर सकते हैं और हर तरह का खाना मिलता है। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर रुकते हैं और एक कारण उसका ये भी है कि वहाँ पर होटल बहुत सस्ते हैं, हर तरह का खाना है, लैंग्वेज है, तो ज़्यादातर वो लोग वहाँ पर रुकते हैं। तो वहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है होटल महाराजा केसर। वहाँ पर एक कपल आकर रुकता है और सुबह को जब वेटर जाता है तो देखता है कि गेट बंद है, और उसके बाद 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, और जब 12 बजते हैं तो वहाँ पर वेटर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कोई भी है तो कोई ना कुछ ऑर्डर करेगा खाने का, पीने का, या बाहर जाएगा। लेकिन जब से ये कपल होटल के अंदर चेकिंग करते हैं उसके बाद से ये कभी भी उस रूम से बाहर नहीं निकलते। वो जाकर अपने मैनेजर को बताता है और उसका जैसे ही वो गेट खोलते हैं गेट अंदर से लॉक नहीं था और उसको धक्का दिया जाता है, गेट खुल जाता है और अंदर जाकर देखते हैं एक महिला बेसुध हालत में बेड के ऊपर पड़ी हुई है, और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि सोई हुई नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। और जब उसके चेहरे को देखा जाता है तो वेटर की चीख निकल जाती है, क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई हैं, ज़बान उसकी बाहर है, और देखकर ये लग रहा है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और वो एक लाश को देख रहा है। और वो वापस अपने रिसेप्शन पर जाता है और मैनेजर को बताता है कि मुझे लग रहा है कि महिला की मौत हो चुकी है। आनन-फानन में मैनेजर वहाँ पहुँचते हैं और जाकर सब चीज़ देखते हैं। उसके बाद जो पहाड़गंज का पुलिस स्टेशन है उसको फ़ोन करा जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर देखती है एक महिला की लाश है जो मर चुकी है। लेकिन अ, अब उसके साथ कोई ऐसा बैग, कोई ऐसा कोई भी मुसाफ़िर हो, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ बैग ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बैग नहीं था और फिर मैनेजर से पता करा जाता है कि ये किसके साथ आई थी। तो वो बताता है कि ये अपने पति के साथ आई थी और सुबह पति इनके निकले थे वॉक करने के लिए और वो अभी तक वापस नहीं आए। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि हो सकता है उसको कुछ काम ऐसा पड़ गया हो और वो कहीं और चला गया हो, तो उसका इंतज़ार करा जाता है। फिर उसका मोबाइल नंबर पता करा जाता है, तो मोबाइल भी वो स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस को यहाँ पर डाउट होना शुरू होता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है और रजिस्टर होटल का चेक करा जाता है, तो उसके अंदर देखा जाता है उस एड्रेस अलीगढ़ का लिखा हुआ होता है। अलीगढ़ का उसके अंदर एड्रेस है और उनका नाम था विनोद और नेहा, 610 राम गली, अलीगढ़। अब पुलिस फ़ौरन अलीगढ़ एक टीम को भेजती है कि इस एड्रेस पर जाओ, क्योंकि मकान नंबर 610 लिखा हुआ है, गली नंबर भी लिखी हुई है। लेकिन वहाँ पर जाकर एक बुरी खबर पुलिस को और मिलती है कि ये एड्रेस बिल्कुल फर्जी है। वहाँ पर कोई ऐसी राम गली नहीं है और जो मकान नंबर है वो भी किसी और तरह के हैं। अब यहाँ पर पुलिस एक तरीके से फिर डेड एंड पर आती है और उसको ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो ये नाम लिखे हुए हैं विनोद और नेहा, ये भी गलत हैं और जो मोबाइल नंबर है वो भी फर्जी है। और जो भी इसके साथ पुरुष आया था, जो व्यक्ति आया था, वो उसकी हत्या करने के ही लिए यहाँ पर आया था और वो हत्या करी और वो यहाँ से निकल गया। अब
क्राइम सीन पर पुलिस ऑफिसर जाते हैं, दोबारा से बारीकी से चेक करते हैं, अब क्योंकि ना ही कोई ऐसा बैग था उनके पास और ना ही कोई भी ऐसा कोई सबूत था जिस तरीके से केस को आगे बढ़ाया जाए। पुलिस काफ़ी परेशान होती है, बार-बार होटल जाती है, चेक करती है, फिर रूम को सील करती है, फिर वापस आती है। जो थानाध्यक्ष होते हैं वो फैसला करते हैं मौका वारदात पर पहुँचने का। अब क्योंकि कई बार वो जा चुके थे, लेकिन बार-बार आदमी इसीलिए जाता है कि हो सकता है कोई नई चीज़ ऐसी दिख जाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं हो रही है। सारे थानों में पता करा जाता है, सबको फ़ोटो भेजे जाते हैं, सारे मुखबिरों को एक्टिव किया जाता है, जो भी पुलिस करती है, पोस्टर छापे जाते हैं, लेकिन कहीं से भी किसी तरह का कोई ऐसा क्लू पुलिस को उस महिला की ही पहचान नहीं हो पा रही थी, तो हत्यारे की तो फिर बाद की बात थी। अब पुलिस ऑफिसर फिर से जाते हैं क्राइम सीन पर और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक कागज़ में 2 पूड़ी लिपटी हुई रखी हुई हैं। वो किसी ने खाई हैं और वो शायद 2 पूड़ी बच गई हैं और वो ऐसे ही अखबार के अंदर लिपटी हुई रखी हैं, कागज़ में। अब पुलिस ऑफिसर उसको कागज़ को देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो कागज़ है जिसके अंदर पूड़ी लिपटी हुई है वो अखबार का नहीं है और वो कोई बिल है। अब उनको लगता है कि शायद इसी से कुछ क्लू मिल जाए, उस बिल को पढ़ते हैं, तो बिल था ये किसी पेट्रोल पंप का, और शहीद विजेंद्र सिंह फिलिंग स्टेशन, नेशनल हाईवे नंबर 8 रेवाड़ी, हरियाणा। अब चूँकि जो पेट्रोल पंप का बिल होता है एक छोटी-सी पर्ची के तरीके से होता है, उसके अंदर पूड़ी लिपटी हुई थी, पूड़ी को वहाँ से हटाया जाता है और पुलिस एक टीम बनाती है। अब चूँकि अलीगढ़ से खाली हाथ आ चुकी थी, अब इस पेट्रोल पंप पर जाया जाता है। अब रेवाड़ी इतनी बड़ी जगह है नहीं और फिर एड्रेस पूरा था उसके ऊपर, जीएसटी नंबर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। पुलिस बड़ी आसानी से पेट्रोल पंप पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर उसके मैनेजर को वो बिल उसके हाथ पर रखती है और कहती है कि ये बिल आपका है। अब वो मैनेजर देखता है और वो कहता है कि हाँ, ये बिल हमारा ही है। लेकिन वो उसको देखकर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। अब पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? तो बिल एकदम ब्लैंक था, उसमें पेट्रोल भराया नहीं गया था। कई बार ऐसे होते हैं जो कंपनियों में कर्मचारी हैं या जो ड्राइवर हैं बस के, कार के, ये ब्लैंक बिल पेट्रोल पंप से ले लेते हैं, अपने मालिक को दिखाने के लिए। अब जैसे वहाँ से भरा है ₹1000 का और उसके अंदर बाद में 2000 का भर देंगे और वहाँ से ₹1000 या मतलब इस तरीके से वो डेट भी अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं और उसकी जो क्वांटिटी है या रेट है सब अपनी मर्ज़ी से वो भरा देते हैं उसमें। ये कोई इतनी हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात जो उसके अंदर थी, वो ये थी कि जिस सीरीज़ का वो बिल था, वो सीरीज़ अभी इस पंप पर पहुँची ही नहीं थी। मतलब जितने भी लोग बिज़नेस करते हैं, उन सबको पता है कि 1 मार्च को, हर साल की 1 मार्च को नई बिल बुक छपती है और बिल शुरू से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000, 2000 जिसकी जैसी सेल होती है इस तरीके से बिल बुक छप के आती रहती हैं और जैसे ही 31 मार्च होती है, उसके बाद वो बिल सारे खत्म होते हैं और 1 मार्च से फिर से दोबारा शुरू 101 से शुरू होता है। अब यहाँ पर जो सीरीज़ चल रही थी और जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि अगर सीरीज़ चल रही है 501 नंबर बिल है, 502 नंबर बिल है, तो जो बिल पुलिस को पूरी में मिला था, अब उस बिल का नंबर है 2003, 2004। अब यहाँ पर तो 500 ही नंबर चल रहा है, तो 2003 कैसे वहाँ पर पहुँच गया? अब मैनेजर ये बड़ा परेशान होता है और कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हुआ? अब पुलिस बोलती है ये तो तुम बताओगे, तुम्हारा पेट्रोल पंप है, तुम्हारा बिल है। जो बिल अभी तुम्हारे पास नहीं आया, वो दिल्ली तक कैसे पहुँच गया पहाड़गंज होटल में? अब वो सारे जो कर्मचारी होते हैं, जो पेट्रोल भरते हैं, सबको बुलाया जाता है, सबसे पूछताछ करी जाती है, तो सब के सब वहाँ से हाज़िर होते हैं। वहाँ पर हाज़िर होते हैं, काम करते हुए होते हैं और कोई भी ऐसा नहीं था जो संदिग्ध है। तो पुलिस ऑफिसर को ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि बिल जो इसके पास आया ही नहीं है, तो यहाँ से फिर जाएगा कैसे? सीरीज़ का बहुत लंबा चौड़ा उसका फ़र्क था। अब बिल जहाँ पर छपता है, वो इसके शक के घेरे में पहुँचता है। अब मैनेजर से ये पता करा जाता है कि आप बिल प्रिंट कहाँ पर कराते हो, कौन-सी ऐसी प्रिंटिंग प्रेस है? तो बताते हैं उषा प्रिंटिंग प्रेस है जिसका मालिक दुष्यंत है, वहाँ से हमारे सारे बिल छप के आते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पेट्रोल पंप से कुछ नहीं मिला, तो उषा प्रिंटिंग प्रेस पर जहाँ पर ये छप रहे हैं, वहाँ पर कुछ मिलेगा। पुलिस की पूरी टीम उषा प्रिंटिंग प्रेस दुष्यंत के पास जाती है और उससे पता करती है कि ये बिल जो अभी पेट्रोल पंप के असली मालिक के पास नहीं पहुँचा, वो दिल्ली के पहाड़गंज इलाके होटल में किस तरीके से पहुँच गया। अब वो जो दुष्यंत मालिक है वो भी परेशान होते हैं, कहते हैं बिल हमारे यहीं छपते हैं और ये बिल अभी हमने उनको डिलीवर भी नहीं करे हैं, ये सारे बिल हमारे पास ही हैं। फिर जो ये उषा प्रिंटिंग प्रेस थी, इसके सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करा जाता है और उनसे पता करा जाता है कि कोई इनमें ऐसा गायब तो नहीं है या कोई ऐसा संदिग्ध तो नहीं है। तो वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर भी सब बराबर आ रहे हैं और कोई ऐसा घबरा नहीं रहा है या कोई ऐसा जिस पर ऐसा शक पुलिस को हो।
उसके बाद फिर पुलिस पता करती है कौन कौन छुट्टी पर है, तो पता लगता है कि एक लड़का है जिसका नाम है प्रमोद, एटा मैनपुरी की तरफ का रहने वाला है, और उसके 3 दिन बाद उसकी बहन की शादी है और वो अपनी बहन की शादी में गया है। अब पुलिस को, क्योंकि हर जगह डेड एंड मिल रहा था, पहले अलीगढ़ गई, वहाँ पर खाली थी, फिर पेट्रोल पंप पर गई, वहाँ पर खाली थी, अब यहाँ उषा पर आती है प्रिंटिंग प्रेस पर, तो यहाँ से वो खाली लौटना नहीं चाहती थी। अब उसको लगता है क्यों ना प्रमोद को एटा में जाकर इससे पूछताछ करी जाए, क्योंकि 3 दिन से गायब है और अभी 3 दिन पहले ही वो हत्या हुई है। लेकिन जैसे पुलिस वहाँ से निकलती है तभी पुलिस ऑफिसर के दिमाग में आता है और वो वापस दुष्यंत के पास जाते हैं और उससे पता करते हैं कि अगर वो भले ही एटा का रहने वाला है प्रमोद, लेकिन यहाँ भी तो किसी के पास वो रहता होगा, यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा उसका कमरा होगा, शायद किसी के साथ पार्टनरशिप में रहता हो। तो वो वापस कर्मचारियों को बुलाया जाता है जो लोग उसके साथ काम करते थे, और वो बड़ी आसानी से उसके उस कमरे पर लेकर जाते हैं जहाँ पर प्रमोद रहता था। सबकी मौजूदगी में पुलिस उसका ताला तोड़ती है और कमरे की तलाशी लेती है। कमरे के अंदर से ये पता चलता है कि इसके साथ कोई महिला नहीं थी और ये अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अब पुलिस को लगता है जब इसकी शादी नहीं हुई है तो फिर ये होटल में तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर तो पति पत्नी थे। लेकिन पुलिस फिर भी उसके कमरे की पूरी तलाशी लेती है और तलाशी में जो बिल थे पेट्रोल के, ये विजेंद्र सिंह, शहीद विजेंद्र सिंह फिलिंग स्टेशन के, वो बिल पुलिस को वहाँ से बरामद होते हैं उसी सीरीज के, और उसके साथ कुछ एसटीडी के बिल होते हैं, क्योंकि जो पहले पीसीओ से फ़ोन करते थे और उसके बाद जो उसका एक छोटी सी पर्ची निकलती थी जिसके अंदर ये लिखा तो होता था कि आपने कितनी देर बात करी है, कहाँ पर करी है, किस नंबर से करी है, तो वो सारे बहुत सारे उसके अंदर से छोटी छोटी पर्ची वाले बिल निकलते हैं। अब पुलिस को यहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसके हाथ लग ही गया था, क्योंकि वही सीरीज के बिल इसके प्रमोद के कमरे पर मिले। अब पुलिस को ये लग गया कि कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ इसके अंदर हाथ है। अब जो एसटीडी के बिल मिले थे, पीसीओ के बिल मिले थे, वो पता करा जाता है, तो वो जो हुए थे था पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर, तो फिरोजपुर फ़ोन किया जाता था। अब पुलिस एक 2 टीम बनाती है। अब पुलिस के सामने यही थी कि पहले एटा जाया जाए या पहले फिरोजपुर जाया जाए। अब पुलिस को लगता है कि प्रमोद का एड्रेस है एटा में, उसको तो हम पकड़ ही लेंगे, क्यों ना पहले सारी चीज़ अपने जो इसकी तफ्तीश है पूरी अच्छी तरीके से करी जाए। पुलिस फिरोजपुर उस पीसीओ पर पहुंचती है जिसके बिल प्रमोद के कमरे के अंदर रेवाड़ी हरियाणा के अंदर मिले थे। अब वहाँ पर जाकर पीसीओ वाले से बताती है कि देखो ये रेवाड़ी से फ़ोन आता था, यह बिल है, और किसके पास ये बिल आता था, कौन बात करता था। तो पीसीओ का मालिक बताता है कि हाँ आता था, और यहाँ पर एक श्रीनिवास जी की फैमिली है, और श्रीनिवास जी की जो पत्नी है रेशमा, वो इससे बात करती थी। अब श्रीनिवास जी को बुलाया जाता है कि इस नंबर पर आपकी क्या बात होती थी। तो श्रीनिवास जी बताते हैं कि देखो इससे मेरी बात नहीं होती थी, जो मेरी पत्नी रेशमा है उससे बात होती थी। तो कहते हैं कि ठीक है अपनी पत्नी को बुलाओ, हमें उससे पूछताछ करनी है। तो श्रीनिवास बताते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। तो पुलिस कहती है ठीक है, अगर चली गई है तो तुमने कोई एफआईआर लिखाई होगी या उसके जो माँ बाप है उनको बताया होगा। तो कहता है कि नहीं, मैंने उसको एफआईआर नहीं लिखाई और ना ही मैंने उसके माता पिता को बताया। और पुलिस को डाउट होता है कि मतलब एक आदमी की पत्नी गायब हुई है और ना ही एफआईआर करा रहा है और ना ही ये उसके जो माता पिता है उनको बता रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसी ने पहाड़गंज में जो होटल महाराजा कैंसल है रूम नंबर 207, वो महिला इसकी पत्नी हो और श्रीनिवास ने ही उसको जाकर मारा हो। अब वो पुलिस उससे पूछती है, वो बताता नहीं है। उसके बाद पुलिस उसको थाने लाती है और उससे फिर कुछ सख्ती के साथ पता करती है, और वो बताता है कि देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि क्योंकि मुझे बताते में आपको बहुत शर्म आ रही थी। दरअसल अ, उसका अच्छा खासा बिजनेस था, मालदार आदमी थे श्रीनिवास जी। तो इन्होंने अपना जो घर है वो किराए पर उठाया हुआ था, उसके कुछ कमरे। तो ये बताते हैं कि एक दिन एक लड़का आया था और मैंने उसको अपना जो कमरा है किराए पर दे दिया, और उससे मेरी पत्नी की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। उन दोनों के अंदर अफेयर हो गया, मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था। और एक बार मैं अचानक अपने घर पर आ गया, जिसको कहते हैं सरप्राइज़ विज़िट। और जब मैं अचानक आया तो मैंने देखा कि वो लड़का मेरी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में है, ऐसी हालत में है जो देखकर किसी भी पति को गुस्सा आ सकता है। और उनको बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो उसकी जो लड़का है उसकी पिटाई करते हैं और साथ में अपनी पत्नी रेशमा की बहुत पिटाई करते हैं, और उस लड़के से फ़ौरन अपना कमरा खाली करवा लेते हैं और उसका सामान वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद क्योंकि पत्नी के साथ उनका फिर मतभेद हो गया एक तरीके से, और वो उनके दिल से उतर गई, और दोनों के अंदर जो प्यार था वो ख़त्म हो गया एक तरीके से। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे और बात बात पर उनमें फिर झगड़े होने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ, श्रीनिवास की जो पत्नी रेशमा है वो वहाँ से उनके साथ झगड़ा करके वहाँ से चली गई।
अब जब वो चली गई तो श्रीनिवास तो पहले ही उसके साथ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो उसके दिल से एक तरीके से उतर चुकी थी। तो उसने कहा कि अच्छा हुआ, चलो पीछा छूटा, चली गई तो चली गई। तो जिसको उसको ढूंढना ही नहीं है तो वो क्यों एफआईआर कराएगा। अब पुलिस को लगता है कि शायद ये श्रीनिवास झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उस लड़के का नाम बताते हैं तो पुलिस को एकदम ये यकीन आ जाता है कि श्रीनिवास बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं। क्योंकि श्रीनिवास बताते हैं कि उस लड़के का नाम प्रमोद था, वही जो रेवाड़ी में काम कर रहा था। तो अब यहाँ पर पुलिस को ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो महिला रेशमा होगी। तो फोटो श्रीनिवास को दिखाया जाता है, और जिस महिला की लाश होटल महाराजा केसल रूम नंबर 207 पहाड़गंज दिल्ली के अंदर मिली थी। और वो देखती पहचान लेते कि हाँ ये मेरी पत्नी रेशमा ही है। अब पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि हत्या प्रमोद ने ही करी है। उसके बाद दबिश डाली जाती है, और दबिश डालकर बड़ी आसानी से पुलिस प्रमोद को पकड़ लेती है, और उसके बाद उसको थाने लाया जाता है पहाड़गंज, और उससे पूछताछ करी जाती है कि तुमने ऐसे क्या करा, क्या ये और इसकी क्या जरूरत थी। तो बताता है कि वो वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, और उसको अच्छा खासा अनुभव था। उसको कमरा चाहिए था, वो श्रीनिवास के घर जाता है और उसको कमरा मिल जाता है। इसी बीच जो श्रीनिवास की पत्नी रेशमा है, उनके साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है प्रमोद का। अब क्योंकि प्रमोद एक अ, आम लड़का था और इस मामूली उसकी तनख्वाह थी। अब उसको एक मकान मालकिन से प्यार हुआ, और मकान मालकिन उससे किराया भी नहीं ले रही है और उसको खर्चा भी दे रही है, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। तो उसको उसकी ज़िंदगी बड़ी आराम से और ऐसे कटनी शुरू हो जाती है। और जो भी वो प्रेस से पैसे कमा रहा था, जो उसकी तनख्वाह थी, वो पूरी की पूरी तनख्वाह अपने घर पर भेजता रहता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ तब होती है जब श्रीनिवास जी एक दिन उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि उसको वो निकाल देते हैं तो वो वहाँ से भागकर आ जाता है रेवाड़ी हरियाणा, और हरियाणा में आकर वो रहने लगता है। लेकिन वो एसटीडी से रेशमा को फ़ोन करता है, और इन दोनों की फ़ोन पर बातें हमेशा चलती रहती हैं। और इधर जो श्रीनिवास हैं और रेशमा का झगड़ा चलता रहता है। एक दिन रेशमा वहाँ से गुस्से में अपने पति के घर से भागती है और सीधी हरियाणा रेवाड़ी पहुँचती है, और वहाँ पर आकर प्रमोद के कमरे पर आ जाती है, उसके घर पर। अब जैसे ही वो उसके घर पर आती है, अब क्योंकि एक महिला, कोई भी, या महिला हो या पुरुष हो, जिसको एक लग्जरी ज़िंदगी जीने की आदत है, और वो एक बिल्कुल एक आम लड़के के पास आ जाए जो खुद एक बहुत छोटी नौकरी कर रहा है और बहुत कम उसकी तनख्वाह है, तो वो किस तरीके से उसके खर्चे पूरे करेगा। क्योंकि जो पंजाब के अंदर तो ऐसा था कि सारे खर्चे श्रीनिवास जी पूरे कर रहे थे, और ये दोनों उनके पैसों पर, उनके घर पर, और एक तरीके से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो सर पर पड़ जाती है आकर प्रमोद के, और प्रमोद को जो उसके खर्चे थे, और जिस तरीके से उसका खाना था, जिस तरीके से उसका पहनना था, जिस तरीके से उसका घूमना फिरना था, अब उसकी तनख्वाह में वो पूरा नहीं हो पाता। अब यहाँ पर प्रमोद बहुत परेशान रहने लगता है। उसको लगता है कि मैं क्या करूँ, घर पर भी अपने पैसे नहीं भेज भेज पा रहा हूँ, अपने माता पिता, जो भाई बहन की शादी वगैरह भी है, और सारे पैसे यहीं पर बराबर तो हो ही रहे हैं, और इसका पूरा भी मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका लाइफ स्टाइल एक अलग तरह का होता है। वहाँ पर तो वो जो मकान मालिक था श्रीनिवास, उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। लेकिन जब वही चीज़ सर पर पड़ती है, तब महिला को भी ये पता लगता है कि कोई भी पुरुष है जो भी उसका पति है, वो किस तरीके से अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी पत्नी के भविष्य के लिए 24-24 घंटे काम करता है, और वो इतना ध्यान घर पर नहीं दे पाता जितना उसको देना चाहिए था। और जो एक आदमी बिल्कुल फ्री है, और उसको कोई खर्चा ही नहीं उठाना है, और उल्टे उसको पैसे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा लड़का होगा वो ज़्यादा पति से ज़्यादा ध्यान रखेगा उस महिला का। तो उसको लगता है कि मेरे पति से अच्छा ये मेरा ज़्यादा ध्यान रखता है, ये मुझे सही से घुमा फिरा रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ कुछ ही दिन तक चलती है, और यहाँ पे प्रमोद को ये बिल्कुल साफ उसकी समझ में आ जाता है कि अब तेरी ज़िंदगी ऐसे चलेगी नहीं, और तुझे रेशमा से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और अगर रेशमा को वो बताता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं रेशमा का उसको ये डर था कि वो उस पे रेप का भी आरोप लगा सकती है, और वो उसको धमकी भी दे सकती है, थाने जा सकती है, और उसको वो जेल भिजवा सकती है, क्योंकि सारे सबूत रेशमा के पास थे। और यहाँ पर रेशमा उसको बार-बार इस चीज़ का एक एहसान जताती थी कि देखो, मैं तुम्हारे लिए अपना इतना बड़ा मकान और इतना मालदार पति को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारे प्यार में। अब प्रमोद को ये भी साफ हो जाता है कि वो उसका खर्चा नहीं उठा पाएगा, और दूसरा उसको ये भी साफ हो जाता है कि वो उसको अगर कहेगा छोड़ने के लिए तो वो इसको छोड़ेगी नहीं, और इस पर रेप का या किसी भी तरीके का इस पर आरोप लगा देगी, और वो जेल के अंदर चला जाएगा, और उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। अब वो अपने दिमाग में तिकड़म बहुत सारे ऐसे प्लान बनाने शुरू करता है किस तरीके से रेशमा से पीछा छुड़ाया जाए। तभी उसको लगता है कि इसकी हत्या ही करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा ऐसा रास्ता है नहीं। अब वो रेशमा को बताता है कि मेरी बहन की शादी है एटा में, और हम दोनों वहाँ पर चल रहे हैं। अब रेशमा कपड़े वगैरह पैक करती है, उसके भी करती है और अपने भी करती है कि ठीक है, लेकिन वो कहता है कि देखो कपड़े की ज़रूरत है नहीं,
क्योंकि शादी है तो सारी नए कपड़े खरीदेंगे, नई ज्वेलरी खरीदेंगे, सब चीज़। तो यहाँ से क्यों इतना वजन हम लेके जाए, इन कपड़ों वगैरह को सबको यहीं रख दो। तो बिल्कुल, क्योंकि उसकी प्लानिंग हत्या की थी और वो कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। कई बार पुलिस जो कपड़े हैं उनके लेबल से पहुंच जाती है, टैग से पहुंच जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ साथ में लेकर ही नहीं जाना है, और वो वहाँ से दिल्ली अपने एटा के लिए निकलते हैं। अब एटा जाने के लिए थोड़ा दिल्ली की तरफ से जाना पड़ता है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और वहाँ पर जो होटल है, ये होटल महाराजा कैंसल, रूम नंबर 207 में ये दोनों रुकते हैं। और वहाँ पर भी ये जो नाम है विनोद और नेहा लिखवाता है, जबकि इनका नाम प्रमोद और रेशमा था। और वहाँ पर ये पति पत्नी लिखवाते हैं। और आ रहा है ये रेवाड़ी से और रेशमा है फिरोजाबाद की, लेकिन एड्रेस लिखवा रहा है ये अलीगढ़ का। मतलब कितना दिमाग लगाया है इसने। अभी अलीगढ़ का एड्रेस लिखवाता है और मोबाइल नंबर भी किसी और का देता है जो स्विच ऑफ था, और जाकर रूम में रुकते हैं। अब जैसे ही रेशमा सोती है सुबह के टाइम, तो ये उसके ऊपर बैठकर उसका गला घोट देता है। उसकी मौत हो जाती है। और ये वहाँ पर, क्योंकि सामान इस पर कुछ ऐसा था नहीं, और ये रूम से निकलता है, कमरे को, जो कमरा नंबर 207 का गेट था उसको बंद करता है। अब क्योंकि अंदर से तो लॉक कोई करेगा नहीं, अंदर तो पहले ही एक मुर्दा महिला पड़ी है। और ये जो रास्ते में मैनेजर मिलते हैं रिसेप्शन पर, उनको पता था कि मैं वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ, और वॉक के नाम से वो वहाँ से खिसक लेता है। तो इस तरीके से पुलिस ने की एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने बिल्कुल एक, जो क्राइम सीन पर कोई भी चीज़ नहीं थी, एक पूरी जो कागज़ के अंदर लिपटी हुई थी, सिर्फ उससे कड़ी से कड़ी जोड़कर महिला की पहचान करी और उसके बाद हत्यारे को पकड़ा। और दूसरा, इस कहानी में ये भी समझ में आता है कि जब तक कोई भी महिला, कोई भी पति पत्नी बाहर रह रहे हैं, और पति जो मेहनत करता है वो बच्चों के भविष्य के लिए करता है, पत्नी के भविष्य के लिए करता है, और वो अपने काम में और भविष्य के सुधारने के लिए काम के अंदर इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है कि वो अपना ध्यान नहीं दे पाता घर पे। और पत्नी को लगता है कि ये हमसे प्यार ही नहीं करते हैं, या इन्हें हमसे, हमारी कोई इनको पड़ी ही नहीं है। और एक आदमी जो खुद किराए पर रह रहा है, उसी के यहीं पे किराए पर रह रहा है, और जिसको उल्टा खर्चा वही दे रही है, उसको लगता है कि ये ज़्यादा प्यार कर रहा है, ये ज़्यादा ध्यान रख रहा है हमारा। और लेकिन जब वही सारे खर्चे उस व्यक्ति पर पड़ते हैं, कोई भी वो व्यक्ति हो, प्रमोद ही, मैं प्रमोद की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, जब ये सारे बच्चों के, बीवी के खर्चे उसके ऊपर पड़ते हैं, तो उसका प्यार, कहते हैं, एक कहावत भी है कि जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। तो जब उसके ऊपर ये खर्चे आते हैं तो उसकी समझ में आता है कि मैंने गलत महिला के साथ प्रेम प्रसंग किया, और उसको हत्या जैसा एक बड़ा जुर्म करना पड़ा, जिससे अब उसकी ज़िंदगी जेल के अंदर ज़्यादातर कटेगी, उम्र कैद, फांसी, जो भी। अब क्योंकि चार्जशीट है, लाश मिल चुकी है और सारे सबूत हैं। तो ये थी कहानी, एक सच्ची घटना। और इसके अंदर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।